नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपका यूपी मेट्रो, यूपी पीसीएल टीजी 2, बिहार पीसीएल, पंजाब पीसीएल, एमपी पीजीसीएल और इसके अलावा सेंट्रल में आप ले लीजिए सेल, इसरो, डीआरडीओ, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इसमें लिया है। दोस्तों, ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे जो कि हम इसमें डिटेल से व्याख्या के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप पिछली वीडियो सारी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहां पर सारी वीडियो जरूर दी गई हैं। और आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं, वो भी निःशुल्क। चलिए, जैसे शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, दिया गया है जो कि इस प्रकार है। एम्पियर डेड डैश की SI इकाई होती है। सही उत्तर विद्युत धारा की इकाई होती है। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक प्रतिरोध होता है। और आवृत्ति यानी हर्ट्ज, आवृत्ति की मात्रक हर्ट्ज होती है। एम्पियर विद्युत धारा की SI इकाई होती है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया गया है, किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है। उस परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। धारा I बराबर V/R होता है। फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं। हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। ओम का नियम बताता है कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि V/IR बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इस नियम के अनुसार नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर और उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि R बराबर V/I होता है। अगला हमारा जो कि इस प्रकार दिए गए, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रंग कोडित प्रतिरोधक पर सोने की पट्टी द्वारा निर्धारित सहनशीलता क्या है। सोने की पट्टी का आपका ±5% होता है। चांदी का होता तो 10%। अगर कोई कलर नहीं है तो आपका 20% होता है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि सिल्वर की इसकी सहनशीलता 10% होती है, कोई रंग नहीं है तो इसकी सहनशीलता 20%। रंग कोडित प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप गुणे में रहता है। तीसरा जो कि आपका गुणांक रहता है जो कि यहाँ पर 10 की घाते में चढ़ता है। चौथा स्टेप जो होता है आपका टॉलरेंस होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ब्लैक का 0 होता है, ग्रीन का 5 होता है, यानी हरा का 5, भूरा का 1 और नीला का 6 होता है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। सही उत्तर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 यानी L1, L2, L3 इससे व्यक्त करते हैं। 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति को RYB यानी रेड, येलो, ब्लू इनपुट सिरे पर तथा आउटपुट टर्मिनल जहां पर लोड जोड़ा जाता है उसे L1, L2, L3 से प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर आप जान सकते हैं, जिस क्रम में तीनों फेज अपने शिखर अथवा अधिकतम मान को प्राप्त करते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है। सही उत्तर फेज अनुक्रम के रूप में जानते हैं। जिस क्रम में तीनों फेज अपने शिखर अथवा अधिकतम मान को प्राप्त करता है वह फेज अनुक्रम कहलाता है। इसमें फेज 120 अंश पर एक दूसरे से प्रतिस्थापित रहते हैं। इनका फेज संयोजन क्लॉक वाइज तथा एंटी क्लॉक वाइज घूर्णन के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। अगला है, फेज बी का ईएमएफ फेज ए के ईएमएफ से 120 डिग्री तक पश्चिगामी है और उसी तरह सी का बी से 120 डिग्री पश्चिगामी है तो फेज अनुक्रम डैश डैश है। सही उत्तर ABC बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हैं, इनमें 120 का अंतर होता है। अगर दो फेज होते हैं तो वहाँ पर 90 डिग्री का अंतर होता है। यदि 2 फेज वाली विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सही उत्तर जो कि मैंने अभी बताया 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 फेज वाले विद्युत आपूर्ति प्रत्येक वाइंडिंग के मध्य इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का होता है
तथा लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज का √2 गुना होता है। दोनों फेज में आवृत्ति एवं विभव एक समान होते हैं तथा दोनों कुंडलियों में चक्रों की संख्या भी समान होती है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि धातु में डेड डैश ऊर्जा अंतराल, अर्धचालक में डेड डैश ऊर्जा अंतराल और कुचालकों में ऊर्जा अंतराल होता है। जैसा कि मैं बता दूं आपको, धातु में जो होता है ऊर्जा अंतराल आपका उच्च मतलब धातु में जो ऊर्जा अंतराल होता है गैर विद्यमान होता है, यानी इसमें ऊर्जा अंतराल नहीं होता। अर्धचालक में जो ऊर्जा अंतराल होता है यह आपका जैसा कि निम्न होता है, और कुचालकों में ऊर्जा अंतराल जो होता है आपका जो कि उच्च होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए व्याख्या के माध्यम से आपको बता दूं जो कि इस प्रकार दिया गया है, जहाँ पर आप जान सकते हैं धातु में गैर विद्यमान ऊर्जा अंतराल, अर्धचालक में निम्न ऊर्जा अंतराल और कुचालकों में उच्च ऊर्जा अंतराल होता है। कुचालक पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता सीमा जो है 10⁻10 से लेकर 10⁻11 होती है। माइका 7×10⁻14 होता है। हीरा का यहाँ पर देख सकते हैं 10⁻14 होता है ऊर्जा अंतराल। अगला है, गर्म तार उपकरणों में संवेदन तार निर्मित होता है। सही उत्तर जो कि प्लेटिनम इरिडियम बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, अगला हमारा प्रश्न जो कि इस प्रकार दिए, जैसे कि यहाँ पर आप जान सकते हैं जो कि जैसा कि मैं यहाँ पर बात कर लूँ तांबा जो है आपका अच्छा चालक होता है, यानी आपका यहाँ पर सी में मिला देंगे। लवण जो होते हैं जैसे कि जर्मेनियम की बात कर लेता हूँ, जो आपको आता है पहले उसे मिला दीजिए। जर्मेनियम अर्धचालक होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ लवण जो होते हैं ये आपके जो कि विद्युत अपघट्ट होता है, यानी जिसको 2 में मिला दीजिए। और फेरो निकिल मिश्र धातु जो होती हैं प्रतिरोध होते हैं। चलिए इस प्रकार यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। ए का 3 में मिलाया और बी का दूसरे में मिलाया बिल्कुल सही है। सी का चौथे में मिला दिया, हम डी का पहले में मिला दिया, बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए जो कि आपका होता है तांबा जो होता है अच्छा चालक होता है, और लवण विलयन होता है विद्युत अपघट्ट होता है, जर्मेनियम अर्धचालक होता है, फेरो निकिल मिश्र धातुएं जो है प्रतिरोध होती हैं। अगला है, कॉपर के तार का भू प्रतिरोध लगभग होता है। सही उत्तर 1 ओम होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, निम्नलिखित कथनों का संदर्भ लें और सही विकल्प का चयन करें। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका दिया गया है अपराइट ड्रिलिंग मशीन को माध्यम आकार के वर्क पीस यानी कार्यखंड को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल सही है। अपराइट ड्रिलिंग मशीन को पावर फीड व्यवस्था के साथ आपूर्ति की जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन सत्य हैं। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि दिया गया, इस ड्रिल मशीन का उपयोग मीडियम कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें फीड ऑटोमेटिक भी दे सकते हैं, जिससे इसके द्वारा चूड़ी भी काट सकते हैं। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया गया, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, वहनी प्रवेधक मशीनें उच्च चाल पर परिचालित होती हैं और डेड डैश व्यास तक के प्रवेदन के लिए उपयुक्त होती है। सही उत्तर 12 mm बिल्कुल सही उत्तर है। इस मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसका उपयोग हल्के कार्यों में किया जाता है। इसके द्वारा 12 mm व्यास तक के होल बना सकते हैं। अगला प्रश्न, रेक एक हैंड टूल है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। सही उत्तर आउटडोर उपयोग के लिए झाड़ू के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न, रिवेट की संयुक्त लंबाई निकालने का सूत्र क्या है। सही उत्तर 2t + 1 सही 1/2 d होता है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस हिस्से को सग्र और क्लैंप नट की मदद से स्पिंडल पर किसी भी स्थिति में क्लैंप किया जा सकता है। सही उत्तर स्क्राइबर बिल्कुल सही उत्तर है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में बेस पर स्पिंडल को रॉकर आर्म से द्वारा फिट किया जाता है और स्पिंडल पर स्नग द्वारा स्क्राइबर को क्लैंप किया जाता है। स्क्राइबर का उपयोग मार्किंग के लिए किया जाता है, जिसका पॉइंट जो है पॉइंट एंगल जो होता है 12 से 15 होता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, बेवल गेज को समायोज्य बेवल भी कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से डेड डैश कोणों को चिन्हित करने के मापने और निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर 0 से 180 डिग्री तक बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। सही उत्तर आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए।
और यहाँ पर करंट बढ़ाना हो तो आपका यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो आपका करंट बढ़ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि बता दूँ, सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए आउटपुट वोल्टेज में वृद्धि होती है। धारा में वृद्धि के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि वोल्टेज तथा धारा दोनों में वृद्धि की आवश्यकता होती है तो सेलों को समांतर तथा सीरीज दोनों में संयोजित करते हैं। अगला है, सीरीज में लगे 5 कार्बन जिंक सेल का आउटपुट कितना होता है? सही उत्तर, जिंक का जो सेल होता है वो उसका विद्युत वाहक बल 1.5 होता है। ये 5 है तो 5 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर जो कि हो जाएगा 7.5, बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार कर सकते हैं। अगला है, निकिल आयरन सेल में सक्रिय पदार्थ निकिल हाइड्रोक्साइड तथा निकिल के सल्फर डैश डैश में पैक होते हैं। सही उत्तर एकांतर परत, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निकिल आयरन सेल सक्रिय पदार्थ निकिल हाइड्रोक्साइड तथा निकिल के सल्फर एकांतर परत के में पैक होते हैं। लेड एसिड सेल में काफ़ी बड़े आकार वाले होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक एक एवं वैद्युत परिपथों में जहाँ पुनर्वेशित प्रकार के सेल का प्रयोग करने हों वहाँ पर इनका प्रयोग उपयुक्त नहीं होता है, यानी उपयोग नहीं होता है। ऐसे उपकरणों में निकिल आयरन सेल का उपयोग किया जाता है। यहाँ छोटी आकार की होती है, इसे एडेशन सेल भी कहते हैं। अगला प्रश्न जो कि हमारा इस प्रकार दिया है, जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर लूँ, लेड एसिड प्रकार की बैटरी का एक एक्यूमुलेटर और अन्य प्रकार का होता है। सही उत्तर निकिल कैडमियम और निकिल लव बैटरियाँ, बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो आपका डायग्राम यानी जो सिंबल दिया यानी जो चित्र दिया गया आपको बताना है ये किसका है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांजिस्टर है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये आपका प्रतीक दिया गया क्या है आपको बताना है। ये तो आपका डायक है, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि डायग्राम दिया गया है आपको बताना है ये क्या है। सही उत्तर ट्रायक है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो कि ये प्रतीक दिया गया इसको भी आपको बताना है ये क्या है। ये तो आपका प्लग और सॉकेट यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। जैसा कि बात कर लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। सही उत्तर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो होती है फ्लक्स बटे क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर इकाई इस प्रकार निकाल सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इस प्रकार बोलते हैं, या तो आप टेस्ला भी बोल सकते हैं। चलिए, जैसे कि विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई होती है, विद्युत क्षेत्र की जो एसआई इकाई होती है वोल्ट प्रति मीटर होती है। अगला प्रश्न, विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि होती है, ये भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर लूँ, सख्त चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग होता है। राइट आंसर, स्थायी चुंबक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कि इस प्रकार प्रश्न दिया गया है, सख्त चुंबकीय पदार्थ यानी हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। इनका चुंबकन और विचुंबकन कठिनता से होता है और इनका हिस्टैरिसीस लूप होता है अधिक क्षेत्रफल वाला होता है। इनकी धारण क्षमता जो होती है अपेक्षाकृत उच्च होती है तथा निकिल निग्रह बल की अपेक्षा उच्च होता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कि इनका हिस्टैरिसीस लूप की आकृति आयताकार होती है और स्थायी चुंबक बनाने में इस्पात, निकिल, कोबाल्ट, टेल्निको आदि का पदार्थ का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि इस प्रकार है, ट्रांसफार्मर बुकोल्ज रिले का कार्य क्या है। राइट आंसर, गैस निकालने वाले परिपथ विच्छेद यानी सर्किट ब्रेकर को टिप करना। ट्रांसफार्मर बुकोल्ज रिले अत्यधिक ऊर्जा के उत्पादित होने पर संचालित होता है। बुकोल्ज रिले मुख्य सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष पैदा हो जाने की स्थिति में अलार्म बेल बजाती है, साथ ही ट्रांसफार्मर को सोर्स से विसंयोजित कर देती है। अगला प्रश्न, 3 प्रावस्था यानी 3 फेज वाले एक तेल प्रतिष्ठित शक्ति परिणामी ट्रांसफार्मर उपकरण संरक्षक, आर्द्रता अवशोषक, ब्रीदर, विस्फोट निकास वेंट और बुकोल्ज रिले डैश डैश उपकरण है। सही उत्तर रक्षात्मक उपकरण है। 3 प्रावस्था वाले एक तेल प्रतिष्ठित शक्ति परिणामित्र में उपकरण संरक्षक, आर्द्रता अवशोषक, ब्रीदर, विस्फोट निकास वेंट और बुकोल्ज रिले रक्षात्मक उपकरण दिए गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में सुरक्षा में किस छोटे वितरण ट्रांसफार्मर में आमतौर पर नहीं प्रदान किया जाता है। सही उत्तर बुकोल्ज रिले छोटे ट्रांसफार्मर में नहीं करते हैं। छोटे वितरण ट्रांसफार्मर में सुरक्षा के लिए बुकोल्ज रिले का प्रयोग नहीं किया जाता है। बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर एक अलार्म बेल बजाकर सूचना देता है और स्थिति में ट्रांसफार्मर को स्रोत से अलग कर देता है। अगला है,
अगला हमारा दिया गया जो कि ट्रांस यानी परिणामित्र के साथ प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित पूर्वक क्या है, ये आपको बताने कि इसका है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ये आपका ब्रीदर यानी श्वासक का दिया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि चित्रानुसार जो है श्वासक यानी ब्रीदर होता है जो वायुमंडलीय से प्राप्त नमी को सोखता है ताकि तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ न टूटे। साथ ही इस प्रयोजन हेतु ब्रीदर में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है जिसका प्रयोग शुष्क अवस्था में नीला और नमी अवस्था में के बाद गुलाबी हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया 3 फेज चतुस्तार यानी 3 फेज 4 तार सिस्टम प्रणाली में जब 3 फेज भार संतुलित होता है तो न्यूट्रल में धारा डैश डैश होती है। सही उत्तर 0 होती है। जो कि स्टार में देखते हैं लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 का फेज वोल्टेज। यहाँ पर लाइन धारा फेज धारा बराबर होती है जो कि स्टार में, और डेल्टा में जो होता है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। यहाँ पर जो लाइन धारा होती है फेज धारा की √3 गुना होती है डेल्टा में। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि इस प्रकार दिए संतुलित अवस्था में न्यूट्रल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है अर्थात धाराओं का फेज अनुक्रम सम शून्य होता है, जो कि इस प्रकार जान सकते हैं। अगला है यदि वोल्टता समान रखते हुए आवृत्ति को 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक बदला जाता है तो आपूर्ति से जुड़ी कॉइल का प्रेरित प्रतिघात डैश डैश है। सही उत्तर 2 गुना हो जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि प्रेरित प्रतिघात एक्सल बराबर 2πfl होता है। यहाँ पर जब आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है तो एक्सल बराबर 2π50L होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मान रखेंगे सॉल्व करें तो जो कि आपका 2 गुना होता है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है 10 एम्पियर की भारी धारा वाले किसी स्थापन में क्षरण यानी लीकेज करंट डैश डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। सही उत्तर 2 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जब आपूर्ति आवृत्ति में वृद्धि होती है तब एक 3 फेज की इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सही उत्तर गति तेज हो जाती है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। जब आपूर्ति आवृत्ति में वृद्धि होती है तब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति तेज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 F/p होता है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तनिक भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप मेरी पिछली वीडियो सारी देखना चाहते हैं तो आप अभी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा वीडियो के अंत में, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने रखा है। यहाँ पर हमने यूथ कंपटीशन का सॉल्यूशन भी करा के रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं, जो कि अभी वीडियो के अंत में लिंक मिल जाएगा। चलिए जैसा कि एक 220 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल वाइंडिंग एकल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 57% तुल्यकालिक गति से चलता है तो सरपण यानी एस यानी स्लिप का मान होगा। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि NS पहले निकालेंगे तो 120 F/p होता, मान रखेंगे तो 1000 RPM आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं स्लिप जो होती है NS - NR/NS, यहाँ मान रखेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है दोस्तों पहले कैलकुलेशन वाले सवाल आप खुद से किया करें, फिर बाद में वीडियो को देखा करें। यदि एक 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 1350 RPM पर चल रही है तो इसका पश्चपाथांतर क्या होगा। यहाँ पर 4 पोल हैं 50 हर्ट्ज हैं 1350 RPM है, तो यहाँ पर पश्चांतर निकालना, पहले तो सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे 1500 हो जाएगा, फिर 1350 दिएगा यहाँ पर इंडक्शन मोटर का, जो कि यहाँ पर NS - NR/NS होता है। फार्मूले पर मान रखेंगे तो स्लिप आपकी निकल आएगी, पश्च स्लिप बराबर एस बराबर जो होता है 2 - S होता है, यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, इस प्रकार आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया एक इंडक्शन मोटर की निश्चल स्थिति में स्लिप का मान होता है। सही उत्तर जो कि 1 होता है। एक इंडक्शन मोटर की निश्चल स्थिति में स्लिप का मान 1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि NS - NR/NS होता है, जो कि इस प्रकार जान सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि निम्न में से कौन सा एक धारा नियंत्रित उपकरण है। सही उत्तर BJT यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये आपकी धारा नियंत्रित उपकरण है। जैसा कि BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वे ट्रांजिस्टर होते हैं जिसमें विद्युत धारा का चालन दोनों प्रकार के आवेश वाहकों यानी अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक द्वारा होता है। यह एक धारा नियंत्रित उपकरण है। चलिए अगला बात कर लेते हैं FET के बारे में। यानी FET जो होता है आपका, इसका जो पहला पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वे ट्रांजिस्टर होते हैं
जो कि जिसमें विद्युत धारा का चालन अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों द्वारा होता है, इसलिए ये यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। एफईटी वोल्टेज नियंत्रित युक्ति होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसका पूरा नाम होता है। आईजीबीटी मॉसफेट तथा बाइपोलर ट्रांजिस्टर की संकर किस्म होती है। इसकी आउटपुट विशेषताएं उच्च इनपुट प्रतिरोध मॉसफेट प्रकार की होती है और इसकी धारा वहन क्षमता जो होती है बाइपोलर ट्रांजिस्टर प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर डैश डैश में एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। सही उत्तर एक्टिव क्षेत्र के यानी सक्रिय क्षेत्र में काम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं एमीटर जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन, प्रचलन मोड उपयोग। यहाँ पर देख सकते हैं एमीटर जंक्शन जो होता है यानी इसमें फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस यहाँ पर सक्रिय एम्पलीफायर कार्य करता है, एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार सभी आप देख लीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि यदि सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति में परिवर्तन के बावजूद पोल्स की संख्या समान होती है तो मोटर की गति। सही उत्तर आवृत्ति में वृद्धि के साथ बढ़ती है। यदि सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति में परिवर्तन के बावजूद मोल्स की संख्या समान होती है तो मोटर की गति आवृत्ति के साथ वृद्धि होती है गति में। अगला प्रश्न जो कि दिया गया तुल्यकालिक मोटरों में घूर्णी स्थिरक यानी स्टेटर अभिवाह यानी फ्लक्स अक्ष और घूर्णक यानी रोटर अभिवाह अक्ष ध्रुवों के बीच कोण को बलाघूर्ण यानी टॉर्क कोण कहा जाता है। स्थिर लोड के साथ चलने वाली तुल्यकालिक मोटर का आवेशन यानी एक्सटेंशन बढ़ाने पर बलाघूर्ण कोण डैश डैश है। सही उत्तर कम होगा। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है तुल्यकालिक मोटरों में घूर्णी यानी स्टेटर अभिवाह यानी फ्लक्स अक्ष को घूर्णक यानी अभिवाह अक्ष ध्रुवों के बीच कोण को बलाघूर्ण कोण कहा जाता है। स्थिर लोड के साथ चलने वाली तुल्यकालिक मोटर का आवेशन बढ़ने पर बलाघूर्ण कोण जो है दुगना हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर करेक्टर के रूप में कैसे कार्य करती है। सही उत्तर क्षेत्र यानी फील्ड उत्तेजिता के परिवर्तन करके करती है। तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक करेक्टर के रूप में क्षेत्र उत्तेजिता में परिवर्तन करके कार्य करती है। तुल्यकालिक मोटर की गति सदैव स्थिर होती है। इसे डबल एक्साइटेड मोटर यानी डबल उत्तेजित मोटर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रचालन के लिए एसी व डीसी दोनों प्रकार की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया है जो कि इस प्रकार जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं किसी तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर के सुधारने के लिए किया जा सकता है जब वह हो। सही उत्तर अति उत्तेजित यानी ओवर एक्साइटेड बिना किसी भार के हो तब उसे समांतर में लगा देते हैं। किसी तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग पावर फैक्टर सुधारने के लिए किया जा सकता है जब अति उत्तेजित यानी ओवर एक्साइटेड बिना किसी भार के लिए कार्य कर रही है। इस स्थिति में सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ जो कि डिस्टकारी जनित्र यानी डीसी जनरेटर में कुंडली को दूरी यानी कॉइल स्पाइन पिच के बराबर करने के लिए कुंडली का पिछला पिच यानी बैक पिच किसके बराबर होना चाहिए। सही उत्तर पोल प्रतिक्रम विनियामक बार बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर बात कर लेते हैं डीसी जनरेटर में कुंडली दूरी को पोल पिच के बराबर करने के लिए कुंडली का पिछला पिच पोल क्रम के विनिमय बार के बराबर होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया चित्र ए और बी डीसी जनरेटर के किस भाग को प्रदर्शित करता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं ए जो है आपका ये पोल्स होते हैं और ये जो है आपके इंटरपोल होते हैं जो कि काले से दिए गए हैं। इस प्रकार यहाँ पर मैं आपको बता दूं इंटरपोल और मुख्य पोल यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा जो कि इस प्रकार दिया गया जैसे कि समान लाइटिंग एवं पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जनरेटर कौन सा है। सही उत्तर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर बिल्कुल सही उत्तर है। देख लेते हैं समान लाइटिंग एवं पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जनरेटर डीसी शंट जनरेटर होता है तथा डीसी जनरेटर का अनुप्रयोग अति दूरस्थ सप्लाई के लिए किया जाता है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड का उपयोग निकट दूरी के लिए शंट जनरेटर के स्थान पर किया जाता है। डिफरेंशियल जनरेटर का उपयोग आर्क वेल्डिंग की विद्युत शक्ति सप्लाई के लिए होता है क्योंकि आर्क वेल्डिंग के लिए शून्य न्यून वोल्टता यानी 60 से 80 तक तथा उच्च वोल्टता जो है 300 से लेकर 600 एम्पियर तक की आवश्यकता होती है।
जैसा कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, शक्ति की यानी पावर की सिटकनी यानी लैंचिंग धारा डेड डैश की कोटि में होती है। सही उत्तर मिली एम्पियर में होती है। पावर की जीटीओ यानी गेट टर्न ऑफ की लैंचिंग धारा मिली एम्पियर की कोटि में होती है। जीटीओ का पूरा जो नाम होता है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होता है। अगला है, लैंचिंग धारा पर एससीआर होता है। सही उत्तर ओवर स्टेट होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इस प्रकार दिए गए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब ट्रायक ऑन हो तो MT1 और MT2 के बीच प्रवाहित होने वाली धारा डेड डैश कहलाती है। सही उत्तर लैचिंग धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों में ट्रायक अर्थात ट्रायक एसी को ट्रिगर करने में डायक सर्वाधिक प्रचलित होता है। अगला है, एक थायरिस्टर में प्रसर्जन कोण वह कोण है जिस पर थायरिस्टर डेड डैश है। सही उत्तर चालन आरंभ करता है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार दिए। जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, एससीआर में कौन सी ट्रिगरिंग सबसे अधिक भरोसेमंद होती है। सही उत्तर ग्रेड ट्रिगरिंग जो होती है सबसे भरोसेमंद होती है। सामान्यतः एससीआर को ऑन करने के लिए ट्रिगरिंग का प्रयोग करते हैं। सबसे भरोसेमंद ट्रिगरिंग गेट ट्रिगरिंग होती है। एससीआर एक अर्ध नियंत्रित युक्ति होती है। अगला है, अगला हमारा इस प्रकार दिया है जो कि एससीआर को चालू रहने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। सही उत्तर जो कि लाइन धारा यहाँ पर जो कि ज़्यादा होती है आईएच के। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा जो कि इस प्रकार दिया है, जब एससीआर ऑफ हो जाता तो सर्किट में करंट डेड डैश है। सही उत्तर छोटे रिसाव का करंट होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि इस प्रकार दिए गए, ब्रश आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ताम्र हानि के रूप में जानते हैं। ब्रश आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने वाली हानि को ताम्र हानि के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है आपका दिया गया है जो कि ताम्र हानि परिवर्तनीय हानि होती हैं, धारा भार धारा पर निर्भर करती हैं, जो कि यहाँ पर हानि बराबर ताम्र हानि बराबर I² R होता है। लव हानियाँ स्थिर होती हैं। चलिए, लोड हो या ना लोड हो या ना हो, लव हानियाँ जो आपकी होती हैं स्थिर होती हैं। डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में एक परिवर्तित प्रतिरोध के साथ 2 कॉइल्स 9 वोल्ट कॉइल और ओवरलोड रिलीज कॉइल होते हैं। तो 2 कॉइल क्या हैं। सही उत्तर सुरक्षात्मक उपकरण होती हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल और ओवरलोड रिलीज कॉइल सुरक्षात्मक उपकरण होते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर 9 वोल्ट कॉइल को पतले विद्युतरोधी से इसे इतने टर्न दिए जाते हैं कि मोटर क्षेत्र की घूर्णन धारा उससे सरलता से प्रवाहित हो सके। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि 9 वोल्ट कॉइल क्षेत्र टर्मिनल के सीरीज में जोड़ी जाती है। ओवरलेड कॉइल यानी ओएलसी मोटर विद्युतरोधी तारों के बहुत कम टर्न देकर बनी होती है तथा स्टार्टर की भुजा बहुत तथा लाइन श्रेणी में जुड़ी रहती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार दिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डीसी मोटर को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ब्रेकिंग के प्रकार का न्यूनतम ऊर्जा खपत है। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी रीजनरेटिव ब्रेकिंग बिल्कुल सही उत्तर है। देख लेते हैं यहाँ पर जो कि दिया गया, डीसी मोटर को रोकने के लिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ऊर्जा की खपत कम होती है और क्योंकि यह सप्लाई को रिटर्न ऊर्जा देने लगती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में दक्षता अधिक होती है जिससे कि यह मितव्ययी होता है। अगला है, डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा गति को हम प्राप्त करते हैं। सही उत्तर सामान्य गति से केवल ऊपर प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि एक सिंगल वाट मापी को एक संतुलित 3 फेज प्रणाली में इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि इसकी धारा कुंडली एक फेज और दाब कुंडली अन्य 2 फेज से जुड़ी वाट मापी मापन करेगा। सही उत्तर प्रतिघाती शक्ति। एक सिंगल वाट मापी को संतुलित 3 फेज प्रणाली में इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि इसकी धारा कुंडली एक ये फेज और दाब कुंडली 2 फेजों से जुड़ी होती है। वाट मापी मापन प्रतिघाती शक्ति करेगा, जो कि आप इसे याद रख लीजिए। अगला है, एक पक्ष तुल्यकालित्र है, एक राइट आंसर डायनोमीटर उपकरण होता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए,
क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपको समक्ष पेश कर रहा हूं, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें रखे गए हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, इससे बाहर प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला अगर सारी वीडियो आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी कई किताबें कवर हो जाती हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाट मापी त्रुटि का प्रकार नहीं है? सही उत्तर संवेदनशीलता। अगला, जैसा कि यहाँ पर देख लेते, विद्युतशीलता मापक यंत्रों का गुण होता है, अर्थात यह त्रुटि प्रकार नहीं है। अगला है, किसी परिपथ का शक्ति यानी पावर फैक्टर किसके द्वारा मापा जाता है? राइट आंसर, पावर फैक्टर मीटर द्वारा मापते हैं। शक्ति यानी परिपथ का पावर फैक्टर मीटर द्वारा मापा जाता है। पावर फैक्टर मीटर में कंट्रोलिंग बल नहीं प्रदान किया जाता है। अगला है, उस मापक यंत्र को क्या कहते हैं जिसमें बलाघूर्ण अनुपस्थित होता है? सही उत्तर, पावर फैक्टर मीटर कहते हैं। अगला है, कास फाई किस पर लिखा होता है? सही उत्तर, शक्ति यानी पावर फैक्टर मीटर पर लिखा होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कास फाई पावर फैक्टर मीटर को निरूपित किया जाता है। किसी परिपथ में पावर फैक्टर द्वारा लाइन दक्षता बढ़ती है एवं संचरण लाइनों में कास्ट भी कम होती है। यह पावर फैक्टर वास्तविक एवं आभासी शक्ति का अनुपात होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं।